बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिट नंबर 4 कायदे आज़म और इसकी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है और इंशाल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आपको हर चीज़ को डिटेल में और आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्लॉसरी, जिसके अंदर के यूनिट के अंदर जो मुश्किल टर्म वर्ड्स थे वो हमें उनके मीनिंग्स दे दिए गए हैं। प्रोपोनेंट हामी, अ पर्सन हु सपोर्ट, ऐसा शख्स के जो हामी हो, एन आइडिया और कोर्स ऑफ एक्शन, किसी अमल का या किसी फेल का हामी हो। कॉन्फ्लिक्टिंग तजाद, इन डिसएग्रीमेंट, जब आप किसी के साथ किसी की राय के साथ मुत्तफिक नहीं होते तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। इलेक्टोरेट, इंतखाबात, ऑल द पीपल हु आर अलाउड टू वोट इन एन इलेक्शन, वो तमाम लोग जो जिन्हें ये हक हासिल होता है, जिन्हें ये इजाज़त होती है कि वो इंतखाबात में वोट दे सकें। पैक्ट, मुआहदा एंड एग्रीमेंट और ट्रेटी, ये बेसिकली एक मुआहदा होता है जो रिटन फॉर्म में होता है। एस्पिरेशन, ख्वाहिशात, जज्बात, आ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लॉन्गिंग। नेक्स्ट है सेंटिमेंट, अगेन ये जज्बात है, इमोशन, फीलिंग्स। एम्बार्क ऑन, शुरू करना। टू स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफ़िकल्ट, कोई नई चीज़ या मुश्किल या मुख्तलिफ जो चीज़ है उसको आगाज़ उसका करना। लेजिस्लेचर, कवानीन, अला मेकिंग बॉडी। ब्रूटली, जालम, क्रूली, जुल्म। अनरिफ्लेक्टिव, गैर अकासी, थॉटलेस, बेफिक्र, या वो जो बिल्कुल भी सोच नहीं रखता, ये सोच नहीं सकता। ट्रिमेंडस, गहरा असर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ग्रेट। इम्पैक्ट जो है असर है, पावरफुल, अफेक्ट, गहरा असर। रिनाइसेंस, ये नो है आते, नो रिवाइवल, किसी ऐसी चीज़ जिसका दोबारा से स्टार्ट होना, उसका दोबारा से आगाज़ होना, रिवाइवल और रिबर्थ। हॉस्टाइल है, दुश्मन भी है इसका, और एग्रेसिव और अनफ्रेंडली, के अनफ्रेंडली भी बेसिकली वहीं पे आता है जब आप दुश्मन हो कोई एक दूसरे का और वो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात उसके ना हो। इनविटेबल, नागुज़ीर, अनएबल टू अवॉइड इट, कुछ ऐसा जिसे अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी नामुमकिन हो। ओरल कम्युनिकेशन स्किल है, प्रैक्टिस अ डायलॉग बिलो थ्रू रोल प्ले, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट समर वेकेशन, ये दो दोस्त हैं, उनके दरमियान गर्मी की छुट्टियों के हवाले से ये कन्वर्सेशन हुई है। तारिक, हाय ही शौकत, हाउ आर यू शौकत, तुम कैसे हो शौकत। आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो। तारिक, आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, के मैं अल्लाह की रहमत से ठीक हूँ। सो हाउ वाज योर समर वेकेशन, तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ कैसी थी शौकत। इट वाज़ लवली, वो अच्छी थी। आई एन्जॉयड माई सेल्फ अ लॉट, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तारिक, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे शौकत। आई विजिटेड माई नेटिव विलेज, मैंने अपने आबाई गाँव का जो था वो दौरा किया था, वहाँ गया था। टू मीट माई एक्सटेंडेड फैमिली देयर, जहाँ कि मेरी बाकी का जो ख़ानदान है वो रहता है। माई पेरेंट्स वर विद मी, मेरे जो वालिदैन हैं वो मेरे साथ थे। इट वाज़ अ ह्यूज फ़न, कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तारिक, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। व्हाट टाइप्स ऑफ फन एक्टिविटीज़ डिड यू पार्टिसिपेट इन, किस तरह की सरगर्मियाँ थी जिसमें तुमने हिस्सा लिया था शौकत। देयर वर लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज़, के बहुत सारी सरगर्मियाँ थी। आई लाइक स्विमिंग, कि मुझे स्विमिंग तैराकी बहुत अच्छी लगी। इन द पॉन्ड द मोस्ट, माई कज़न थॉट मी टू राइड, के जो मेरे दोस्त जो मेरे कज़न थे उन्होंने मुझे सवारी करना सिखाया। एंड टू क्लाइंब ट्री, और दरख्तों पर चढ़ना सिखाया। नाउ आई कैन क्लाइंब एनी ट्री, अब मैं जो है कोई भी दरख्त उसके ऊपर चढ़ सकता हूँ। दैट्स कूल। तारिक, दैट्स कूल, बहुत अच्छा। व्हाट हैव यू एंजॉयड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा तुमने क्या इंजॉय किया शौकत। ऑल द पीपल आर सो हार्ट वार्मिंग एंड दे वेलकम्ड अस विद लोड्स ऑफ लव, तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मिलनसार थे और उन्होंने हमारा बहुत मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया। यू नो, तुम्हें पता है, आई विजिटेड माई विलेज आफ्टर 5 ईयर्स, के मैंने जो अपना गांव है उसको 5 साल के बाद वहाँ पे उसका मैंने दौरा किया, वहाँ गया था। सो आई फाउंड अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर, तो मुझे वहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ देखने को मिली। आई हैव इंजॉयड द मॉडर्नाइज विलेज, मैंने जो मॉडर्नाइज्ड विलेज था, एक तरक्की याफ्ता जो विलेज था, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी आ गई थी चीज़ें की, तो वो मैंने बहुत इंजॉय किया। एंड आई लव्ड मीटिंग विद द लोकल्स, और जो मकामी लोग थे उनके साथ मैंने मेल मिलाप किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तारिक, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। यू हैड एन अमेजिंग टाइम, कि तुमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ प्रोपोनेंट, हु वाज अ प्रोपोनेंट, कि कौन हामी था ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का कौन हामी था। कायदे आज़म वाज अ प्रोपोनेंट, कायदे आज़म हामी थे ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय टू नेशन थ्योरी, कि दो कौमी नज़रिया क्या है। द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, इज़ द पॉलिटिकल, ये सियासी एंड रिलीजियस आइडियोलॉजी और मजहबी नज़रिया है। दैट मुस्लिम डिफ़र फ्राम हिंदूज़, के जो मुसलमान हैं वह हिंदुओं से मुख्तलिफ है। इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल, सोशल एंड डेली लाइफ, मजहबी, सियासी, सकाफ़ती और माशरती और रोज़मर्रा ज़िंदगी के एतबार और हर चीज़ से मुसलमान हिंदुओं से
मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 3 है वट वाई वॉज द नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड बाई मुस्लिम्स, की जो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्यों मुसलमानों की तरफ से मुस्तरद कर दी गई, कि उन्होंने क्यों किया मुसलमानों ने। बिकॉज दिस रिपोर्ट वाज ओनली सपोर्टिंग, क्योंकि जो ये रिपोर्ट थी सिर्फ और सिर्फ ये हामी थी, ये सपोर्ट कर रही थी द हिंदूज़, हिंदुओं को, इंस्टेड ऑफ बोथ, बजाय के दोनों को, बजाय दोनों को, यानी कि बजाय के मुसलमान और हिंदुओं को सपोर्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करी थी, इसलिए मुसलमानों ने उसको रद्द कर दिया। वाई डिड कायद-ए-आज़म आस्क द मुस्लिम्स, कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को क्यों कहा टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, के जो इख्तलाफात हैं अपने उनको वो रिजॉल्व कर लें, उनको वो हल कर लें। ही कन्विंस द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को कायल किया टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, के वो अपने जो भी मसाइल हैं उनको हल कर लें, टू क्रिएट अ कॉमन बोर्ड, ताकि एक मुश्तरका रिश्ता बनाया जा सके विद द मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग जो कायद-ए-आज़म की ठीक है पार्टी थी, और मुसलमानों को यही कहा गया था कि वो अपने जो भी इख्तलाफात हैं उनको हल कर लें, ताकि मुस्लिम लीग के साथ भी एक अच्छा उनका ताल्लुक़ कायम हो सके। वट वर द रिजल्ट्स, क्या नताइज थे ऑफ द इलेक्शन 1937, 1937 के जो इंतखाबात हुए थे उसके क्या नताइज थे। द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ 1937, 1937 के इंतखाबात के नताइज वर सरप्राइजिंग, बहुत हैरान कौन थे। द मुस्लिम लीग बिकेम, के जो मुस्लिम लीग थी वो बन गई थी द ओनली मुस्लिम पार्टी, ओनली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, वाहिद मुसलमानों की एक सियासी जमात इंडिया में वो बन गई थी। लेटर इट रिप्रेजेंटेड, बाद में जो था इसने अक्कासी कर रही थी द मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया, मुसलमानों को ये रिप्रेजेंट कर रही थी एट एवरी पॉलिटिकल फोरम, हर सियासी प्लेटफॉर्म पर ये फिर मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही थी। वट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द डिमांड, कि क्या तासुर हुआ था या क्या असर डाला था ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की डिमांड थी उसने ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की, इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर पाकिस्तान की डिमांड ने क्या असर डाला। द डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, की जो डिमांड थी, मुतालबा था पाकिस्तान का, उसने बहुत गहरा असर डाला था ऑन द नेचर एंड कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उसने जो भारतीय सियासत थी उसके ऊपर बहुत गहरा असर डाला। वाई वॉज द ब्रिटिश एग्जिस्ट फ्राम इंडिया, कि जो बरतानवी अखराज था कि जो फ्राम इंडिया, इंडिया से, कंसिडर्ड एन इरा ऑफ इस्लामिक रेनाइसिस, कि क्यों बरतानवी अखराज था वो इंडिया से उनका चले जाना इस्लामिक रेनाइसिस समझा जाता था। अच्छा, अब इसमें जो पहली टर्म आती है बरतानवी ब्रिटिश एग्जिस्ट, इसका मतलब ये कि जो बरतानवी जो गोरे वहाँ से थे कि एग्जिस्ट के जब वो वहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, और दूसरी टर्म थी यहाँ पे इस्लामिक रेनाइसिस। रेनाइसिस का मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि किसी चीज़ का दोबारा से रीबर्थ, दोबारा से एक हिसाब से पैदा होना। तो इस्लाम तो हमारा पहले भी था, तो इस्लाम तो काफ़ी देर से था, लेकिन दोबारा इस्लाम का यहाँ पे टर्म इस वजह से आई है कि जो मुसलमान थे उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई थी, वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं गुजार रहे थे, तो उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ थी कि आप ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। लेकिन जब फिर वो चले गए वहाँ से, तो फिर मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपने इस्लाम के मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, तो दोबारा से उन्होंने अपने जो था पास उसको रिवाइवल किया था, तो इस वजह से ये अब कहा गया है यहाँ पे। अच्छा, अब है द ब्रिटिश एग्जिस्ट फ्रॉम इंडिया, तो फिर जो बरतानवी अखराज था इंडिया से, हिंदुस्तान से, वाज कंसिडर्ड, वो समझा जाता था एन इरा ऑफ इस्लामिक रेनाइसिस, तो वो जो था वो इस्लामिक रेनाइसिस, इस्लामी नौहियात का दौर समझा जाता था। बिकॉज द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि बरसगीर के जो मुसलमान थे, गोट अ सेपरेट होमलैंड, उन्होंने एक अलहदा वतन हासिल कर लिया था, वेयर दे कुड प्रैक्टिस, जहाँ पे वो अमल में ला सकते थे इस्लामिक लॉज, इस्लाम के जो कानून थे, एंड रिवाइव्स, और दोबारा से ज़िंदा कर सकते थे, अमल में ला सकते थे देयर गोल्डन पास्ट, अपना सुनहरी पास्ट माजी। अब यहाँ पे जो सुनहरी पास्ट कहा गया है, जब हमारे मुग़ल दौर, जो हमारे मुग़ल बादशाह, जो हमारे मुसलमान बादशाह, उनकी जब हुकूमत थी, तो तब वो अपने इस्लाम के मुताबिक अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो उनका गोल्डन टाइम था। तो इसी तरीके के साथ उन्होंने कहा कि फिर दोबारा से गोल्डन टाइम का जो था वो आगाज़ हुआ था। हाउ इफेक्टिव, कि किस तरह के दर ये इफेक्टिव था, वाज अ रोल ऑफ कायद-ए-आज़म, के कायद-ए-आज़म का जो रोल था वो किस कदर इंपॉर्टेंट था इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर टर्म समझ लेते हैं। एक टर्म यहाँ पे आई है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ये आपको पता है कि ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी जो लंदन में हुई थी। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जना प्लेड आ वाइटर रोल, के गोल में इस कॉन्फ्रेंस में जना ने अहम किरदार अदा किया था इन द फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी। फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी का मतलब है वफाकी ढांचे का इंतज़ाम कमेटी। अच्छा, अब यहाँ पे टर्म फिर मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी ट्रांजिशन भी मैंने आपको बताया था कि ये वो वफाकी ढांचा, इसका मतलब ये था बेसिकली कि इसके अंदर दो गवर्नमेंट आती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका उसे मैं आपको पाकिस्तान से अपना समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर उनके लॉज ऑफ ऑर्डर चलते हैं। फिर उसके बाद हम अगर थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आते हैं तो फिर होते हैं प्रोविंसेस, यानी कि सूबे, हर सूबे का एक अलहदा जो है वो उसका होता है
तो अब जो सूबे का जो भी निगरान सूबे का जो उसको गवर्नमेंट मिलती है, ठीक है, अब उसके पास भी पावर्स होती हैं। तो अब एक पूरी पावर्स, ज़्यादा पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, और उसके बाद जब हम सूबे वाली साइड पे आ जाते हैं तो जो सूबा जिसको अंडर कंट्रोल होता है तो उसकी पावर्स होती है। तो सेम इस तरह से था कि बरसगीर के अंदर ज़्यादा पावर किसको मिलेंगी और हर हर सूबे का जो लेवल है उसके ऊपर किस किस को पावर्स मिलेंगी। तो ये वहाँ पे डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी वो थी। अब हाउ मेनी सीट्स द मुस्लिम लीग विन इन द इलेक्शन ऑफ 1937 के जो 1933 में इंतखाबात हुए थे उसमें मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें हासिल की थी। इन द इलेक्शन ऑफ 1937 द मुस्लिम लीग वॉन 108 सीट्स आउट ऑफ 485। तो मुसलमानों ने 485 में से 1937 में 108 सीटें हासिल की थी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अब हमारे पास आंसर क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स, नो इट्स अ वर्ड्स मीनिंग। अच्छा जी, गैस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो देन कंपेयर देम विद द डिक्शनरी। अच्छा, अब प्रोपोनेंट है हामी होना, तो सपोर्टर का मतलब भी होता है हामी होना। और उसके बाद पैक्ट है मुआहदा, एग्रीमेंट भी मुआहदा। एस्पिरेशन है या ख्वाहिशात है, जज्बात, और एम्बिशन भी वही है जज्बा। वाइटल है ज़रूरी, अहम, एसेंशियल भी ज़रूरी। इम्बार्क आगाज़ करना है, बिगेन भी आगाज़ करना, शुरू करना। मैनिफेस्टो एक मुआहदा है, ऐलान है, डिक्लेरेशन भी वो है। डोमिनेंट है गालिब आना, और प्रिवेलिंग फैल जाना वो भी। शैटर बिखेर देना, तबाह होना, तोड़ना, ब्रेक भी वो है। रिनाइसेंस ठीक है, रिबर्थ, रिवाइवल दोबारा से। हॉस्टाइल है दुश्मन, अपोज भी जो मुखालिफ हो। और इनविटेबल है नागुज़ीर, अनअवॉइडेबल ठीक है जो जिसको अवॉइड नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल जैसे कि ए होता है, एन है, एंड द आर यूज बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। अब नाउन हमारा वो क्या है, अ नेमिंग वर्ड, किसी चीज़ का चाहे वो नेम, पर्सन, प्लेस कुछ भी है उसमें उसका जो नेम आ जाता है वो होता है हमारे आर्टिकल होते हैं, और सॉरी वो होते हैं नाउन्स होते हैं। अब नाउन से पहले लगता है ए, एन और द। द इज़ यूज टू मार्क, दा इज़ यूज्ड कि दा इस्तेमाल होता है टू मार्क अ कॉमन नाउन एज डेफिनेट। दा जब इस्तेमाल होता है तो उसको कॉमन नाउन को डेफिनेट बनाता है, यानी कि ये हम उस चीज़ को स्पेसिफिक कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ बुक्स, तो अब आपको इसकी बुक्स की समझ नहीं आती, ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इस कहूँगी इस्लामियत की बुक 6 क्लास की 7th क्लास है तो फिर आपको समझ आएगी। तो सेम इस केस कि जब हम दा किसी चीज़ के साथ लगा देते हैं, जैसे कहेंगे द बुक कि जो वो किताब वो रीड कर रही है, अब इस तरीके के साथ वो इस्लामियत की ये वो, तो हम जब दा लगाते हैं तो वो हर चीज़ किसी को क्लियर हो जाती है। ए एंड एन डू नॉट मेक अ नाउन डेफिनेट, लेकिन जब ए और एन है तो ये उस चीज़ को डेफिनेट यानी कि उस चीज़ को ऐसे जो है वो वाज़ह नहीं करते। ए इज़ यूज्ड फॉर अ नाउन बिगनिंग विद अ नॉन वॉल साउंड, कि अब जो ए है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है, ऐसे नाउन के साथ कि जिसका आगाज़ नॉन वॉल के साथ हो, यानी कि उसके अंदर ए ई आई ओ यू नहीं आता। लेकिन एन बिफोर अ नाउन बिगनिंग विद अ वॉल साउंड। अब आपने 3 चीज़ें अभी याद रख लेनी है। नंबर 1 आपने ये याद रखनी है कि दा हम उस चीज़ के साथ लगाएंगे जब हमें चीज़ वाज़ह तौर पर समझ आएगी कि किसके बारे में बात हो रही है। ए हम उसके साथ लगाएंगे कि जब हमें ऐसा नाउन नज़र आएगा जिसका आगाज़ वॉल साउंड यानी कि ए ई आई ओ यू से नहीं हो रहा, फिर हम ए लगाएंगे। और एन हम किसके साथ लगाएंगे, जब हमें ये पता चलेगा कि जो नाउन है उसकी बिगिनिंग किसके साथ हो रही है, ए ई आई ओ यू के साथ हो रही है। अब हमारे पास ये आ जाती है, आप देखें वी लिव इन द सेम स्ट्रीट। अब यहाँ पे देखिए बात वाजिया हो गई, वी लिव इन द इनके सेम स्ट्रीट के हम एक ही गली में रहते हैं, तो ये चीज़ वाजिया हो गई इसलिए हमने दा लगा दिया। ए आई लाइक टू ईट एन एप्पल अ डे, कि मुझे दिन में सेब खाना पसंद है। अब इसमें देखिए ये नाउन था एप्पल, अब इसके शुरू में क्या है, ए है, और हमने पढ़ा कि हमने वॉल साउंड जो होंगे उनके पहले हमने एन लगाना है। आई हैव गोट एन आइडिया, कि मुझे एक आइडिया आया। अब यहाँ पे अगेन नाउन आई था, आई से पहले एन लग गया। द स्पेनिश लैंग्वेज जो हिस्पानिक ज़बान है इज़ रिलेटेड टू लैटिन, क्योंकि वो लैटिन से ताल्लुक़ रखती है। अब यहाँ पे आप देखिए स्पेनिश लैंग्वेज पूरा एक जिक्र हुआ, हमें फ़ौरन से बात पता चल गया, तो हमारा दा आ गया। कायदे आज़म वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, कि जो कायदे आज़म के बारे में बात तो स्पेसिफिक है, कायदे आज़म ठीक है, पता चल रहा है कि अच्छा कायदे आज़म वो मैन ऑफ प्रिंसिपल के अपने असूलों के आदमी हैं थे। तो अब अगेन स्पेसिफिक बात थी तो दा लग गया। वी मस्ट पुट करप्शन, हमें जो करप्शन है उसको बिल्कुल रोकना चाहिए विद एन आयरन हैंड। अब यहाँ पे आयरन का जो आई था अगेन ये वॉल साउंड था तो एन लग गया। द मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम्स ऑफ कॉमन इंडिया, के जो मुस्लिम लीग थी उसने इंडिया के जो कॉमन मुसलमान थे उनको रिप्रेजेंट किया। अगेन मुस्लिम लीग स्पेसिफिक बात हो रही है तो दा लग गया। जिनाह प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, की जिनाह ने पाकिस्तान की तख्लीक में अहम किरदार अदा किया। अब अगेन जो क्या लगा इम्पोर्टेंट आई था, वॉल साउंड था तो एन लग गया। इन द अर्ली डेज ऑफ इस पॉलिटिक्स, अपनी सियासत के शुरू के आगाज़ में ही दिनों में, तो दा लगा क्योंकि स्पेसिफिक बात हो गई है। ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ही वो मुस्लिम इत्तेहाद को
चाहते थे, उसके चैम्पियन थे। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर अ नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे ए आ गया, ना तो यहाँ पे वॉल साउंड की बात हुई है, ना इस पे तो यहाँ पे कोई जो स्पेसिफिक थी, इस वजह से हमने यहाँ पे ए लगा दिया कि वो नेचर को बहुत पसंद करता है, उसके लिए उसकी बहुत मोहब्बत है। हिज ब्रदर इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, के पेशे के लिहाज से उसका भाई इंजीनियर है, तो यहाँ पे ई साउंड था, वॉल साउंड है, इसलिए हमने एन लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। एंड सम एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर अ नाउन। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव देखें, सबसे पहले होती है किसी भी चीज़ की खामी या खूबी, ठीक है। जैसे वो सिक बीमार है, वो टॉल लंबा है, वो गुड है, वो अच्छा है, वो बैड है, ये खामियाँ और खूबियाँ आ जाती हैं। अब हमारे पास नाउन, अगेन आपको पता है, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, ऑब्जेक्ट्स का नेम, ये हमारे होते हैं नाउन। अब इन नाउन से पहले अगर हमें एडजेक्टिव मिल जाएगा तो वो हमारे वो कहलाएंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब फॉर एग्जाम्पल अनटायरिंग एफर्ट, अब एडजेक्टिव यूज हुआ बिफोर अ नाउन से। कैसे? अनटायरिंग क्या था? बेहद कोशिशें। अब ये एडजेक्टिव था, और एफर्ट्स क्या था? ये हमारा आ गया नाउन में। अब ये एडजेक्टिव यूज हुआ है बिफोर अ नाउन। अच्छा, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये क्लिक होगा, ये नाउन आना, यहाँ पे एडजेक्टिव आना। अच्छा, अदर्स आर यूज आफ्टर द नाउन। अब जो कुछ होते हैं वो नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं, एंड द वर्ब, या तो वो वर्ब के बाद लगेंगे, नाउन के बाद लगेंगे, दे आर कॉल्ड प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव। अब फॉर एग्जांपल कायदे वाज सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसमें जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो नाउन के बाद इस्तेमाल हुआ है। देखें कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो ये इसके बाद में इस्तेमाल हुआ है। अब इसको हम एग्जांपल ये हमें डीन के जरिए करते हैं, हमें और क्लियर समझ आएगी। अंडरलाइन द एडजेक्टिव उन्होंने कहा है, एंड राइट एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव अगेंस्ट द सेंटेंस इन द स्पेस। अब सबसे पहले देखिए, डिड यू हैव अ नाइस ट्रिप। अब इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए कि जो नाइस था वो हमारा था एडजेक्टिव, ठीक हो गया। अब नाइस हमारा एडजेक्टिव है और जो ट्रिप है वो हमारा नाउन है, तो हमारा नाउन से पहले अगर हमारा हमने पढ़ा एडजेक्टिव आएगा तो फिर वो हमारा होगा एट्रीब्यूटिव। अच्छा, अब अगेन देखें, चिल्ड्रन वर हैप्पी, कि जो बच्चे थे वो खुश थे टू सी द एरोप्लेन, के एरोप्लेन देखने के बाद बच्चे जो थे एरोप्लेन को देखा तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब यहाँ पे एरोप्लेन हमारा नाउन है और उससे पहले हमारा हैप्पी है, तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूटिव। अच्छा, नेक्स्ट है दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सिविलाइजेशन, कि वो जो तहजीब, मुख्तलिफ तहजीब उससे ताल्लुक़ रखते हैं। सिविलाइजेशन इसमें हमारा नाउन है और डिफरेंट हमारे इसमें है एडजेक्टिव, तो ये बिल्कुल इससे पहले आया, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव हो गया। अब दे वर हंग्री एंड टायर्ड आफ्टर अ जर्नी। अब यहाँ पे आप ये चीज़ आपने नोट करनी है कि इसके अंदर हमारा जो एडजेक्टिव आया वो था हंग्री और टायर्ड, के भूख और टायर्ड थकना, ये हमारा आया था। लेकिन इसके अंदर जो ये इसको सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। दे यानी कि वो लोग, अब ये हमारे सब्जेक्ट है, इनके बाद ये आया, तो इस वजह से हमारा हो गया प्रिडिक्टिव। द कांग्रेस एग्री टू सेपरेट इलेक्टोरेट, की जो कांग्रेस जमात थी वो अलग इंतखाबात के लिए राज़ी हो गई। अब इसमें अगेन देखें तो दस कांग्रेस है, अब ये सब्जेक्ट है, मतलब कि काम तो ये लोग कर रहे हैं ना, द कांग्रेस की बात हो रही है, और सेपरेट था अलहदा। अब सेपरेट तो एडजेक्टिव था, लेकिन कांग्रेस यानी कि नाउन के बाद हमारा एडजेक्टिव आया तो हमारा ये प्रिडिक्टिव है, ठीक है। अगर नाउन से पहले आएगा तो वो एट्रीब्यूटिव है, लेकिन अगर नाउन पहले आ जाएगा तो फिर वो हमारा प्रिडिक्टिव बन जाएगा। जिवेरिया इज़ माई एल्डेस्ट डॉटर। अब यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पे भी तो सब्जेक्ट है, लेकिन हमने देख रहे हैं जो बिल्कुल अगर तो क्लोज हो रहे हैं ना, जैसे देखें बिल्कुल साथ, अगर तो नाउन के बिल्कुल साथ एडजेक्टिव आ जाएगा फिर, लेकिन अगर उसमें गैप आ जाएगा फिर हमने सब्जेक्ट को देखना है, फिर हमने अपने उस हिसाब से सेंटेंस करना है। आप देखें यहाँ पे डॉटर है नाउन और उससे पहले बिल्कुल आ गया एल्डेस्ट, यानी कि ये एडजेक्टिव है, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव हो गया। अब यहाँ पे माई पेरेंट्स वर ग्लैड, कि मेरे जो वालिदैन बहुत खुश होंगे, टू नो, ये जान के, दैट आई हैड गोट अ स्कॉलरशिप, कि मैंने जो स्कॉलरशिप है वो ले ली है। अगेन इसके अंदर देखें, आप देखें ग्लैड है, खुश होना, अब इससे माई पेरेंट्स की बात, तो ये नाउन है ना माई पेरेंट्स, तो ये हमारा हो गया प्रिडिक्टिव। नेक्स्ट है शी केम फर्स्ट, के वो इन द कॉम्पिटिशन, मुकाबले में वो फर्स्ट आई है। अब शी की बात हो रही है तो सब्जेक्ट है, और फर्स्ट क्या है एडजेक्टिव, तो शी यानी कि नाउन के बाद एडजेक्टिव है, तो ये हो गया प्रिडिक्टिव। द चिल्ड्रन वर एस्लीप अपस्टेयर्स, के बच्चे ऊपर सो रहे हैं। अब एस्लीप ये हमारा था एडजेक्टिव हो गया। अब चिल्ड्रन की बात हो रही है, नाउन है, तो नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा था, हमारा प्रिडिक्टिव हो गया। ही एम्बार्क्ड अपॉन कंट्री वाइड टूर्स, को उन्होंने कंट्री वाइड मुल्क के दौरे का आगाज़ किया। अब देखिए यहाँ पे टूर्स है नाउन है और यहाँ पे कंट्री वाइड है एडजेक्टिव है, तो बिल्कुल एकदम साथ आया, तो इसलिए हमारा एट्रीब्यूटिव है। अगर तो देखना हमने गैप आ रहा है ना, तो फिर हमने सब्जेक्ट को देख के लगा देना, लेकिन अगर हमें लगेगा कि बिल्कुल साथ ही, तो फिर हमने एडजेक्टिव और नाउन को देख कर लगा देना है। एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। अब ये उन्होंने कहा है कि वी कैन ऑफन कन्वर्ट नाउन्स एंड वर्ब्स टू एडजेक्टिव बाय यूजिंग द फॉलोइंग एंडिंग्स, कि हम जो है वो नाउन और वर्ब को कन्वर्ट कर सकते हैं एडजेक्टिव के अंदर। अब इन नाउन को इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जिनकी एंडिंग हो सफिक्स के ऊपर। अब सफिक्स आपको पता है ना क्या होते हैं, कि जो किसी भी वर्ड के आखिर पे लगते हैं, लेटर्स होते हैं, और इसके अंदर हमने लेटर्स को देखना होता है। अब एबल है, जैसे व्हेन एडेड टू कंफर्ट, अब जब कंफर्ट मेरा एडजेक्टिव कंफर्टेबल बन जाएगा। अब अदर सफिक्सेस हमें ये दे दिए, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने ये बनाने हैं।
जैसे मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द नाउन्स एंड वर्ब्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन है हेल्प। अब हेल्प के साथ हमने एफ यू एल फुल लगा दिया तो हेल्पफुल बन गया। इन ऊपर वाले आपने सुफिक्स देखते जाने हैं, हेल्पफुल और मददगार, ठीक है। चाइल्ड तो चाइल्डिश, आई एस एच हमने लगा दी, चाइल्डिश बचगाना, बचपना। पेनफुल, ठीक है, दर्द करना, तकलीफ़ का बाइस। फुलिश, अहम काना। अट्रैक्टिव, दिलकश। रेजिस्टेंस, मज़ाहमत। ऑयली, जो तेल तेल से बना है या ऑयली है। होपलेस, यानी कि उम्मीद नहीं रहना। डेंजरस, ख़तरा। स्पॉइल्ड, हमने इनके साथ देखिए ये वाले एडजेक्टिव लगा लिया। स्पॉइल्ड, ख़राब। डिफरेंट, मुख्तलिफ। डस्टी, गर्द। रिस्पॉन्सिव, ज़िम्मेदार। और सक्सेसफुल, कामयाब। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये फिर आ जाते हैं एडजेक्टिव। अब फ्रेजेस आ जाती हैं। एडजेक्टिव फ्रेजेस डज द सेम जॉब एज एन एडजेक्टिव। जो काम एडजेक्टिव का है, इनकी खूबी को और ख़ामी को बयान करना, वही एडजेक्टिविकल फ्रेजेस का है। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन। अब ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे विद ग्रे हेयर। इन द सेंटेंस अ मैन विद ग्रे हेयर वॉच द मैच इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। इसके अंदर हमने ये देखना कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना, उसके बारे में मजीद क्या बात बताई जा रही है। देखिए अ मैन भी तो बताया जा सकता था ना कि अ मैन वॉच द मैच, कि एक आदमी ने मैच देखा, लेकिन मजीद हमें मैन के बारे में क्या पता चला, बात विद ग्रे हेयर, कि जिसकी ग्रे हेयर है। तो हमने ये देखनी है कि जो हमें मजीद बात बताई जाएगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो हमारा होगा एडजेक्टिवल फ्रेजेस। अब इसमें हमने अंडरलाइन करनी है वो फ्रेजेस। देखिए द मैन एट द बुक स्टोर सेड दैट इट इज़ वाज गोइंग टू रेन, कि जो आदमी था उसने कहा, देखिए अगर हम ये कर देते द आदमी ने कहा कि बारिश होने वाली, लेकिन कहाँ था वो आदमी, एट द बुक स्टोर। अब मजीद बात उसके बारे में हमें ये पता चली, तो ये हमारी इस वजह से हुई एडजेक्टिवल फ्रेजेस। एवरीवन वाज, देखिए एक्सट्रीमली डिलाइटेड व्हेन द विनर वाज अनाउंस्ड। तो एवरीवन, हर कोई, वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि जब जीतने वाले का ऐलान किया गया, उसके नाम बताया गया। द लाइन इन द केज रोड एट द चाइल्ड, कि जो शेर पिंजरे में था वो बच्चे को देख के तेज़ी से दहाड़ा, ज़ोर से दहाड़ा। अब इसके अंदर लाइन के बारे में क्या बात है, मजीद पता चली, इन द केज, कि वो पिंजरे में है। नेक्स्ट है द लॉन्ग एंड स्पॉटेड स्नेक हिस्ट लाउडली। अब यहाँ पे जो लंबा था, जो सांप था, वो हिस्ट लाउडली, वो तेज़ी के साथ उसने फनकारा वो। अब यहाँ पे उसके बारे में मजीद क्या बात हमें पता चली थी कि हिस्ट लाउडली। द डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड अ ट्रिमेंडस इफेक्ट और इंडियन पॉलिटिक्स, के जो मुतालबा था पाकिस्तान का, उसने भारत की रियासत के ऊपर गहरा असर डाला। अब ये द मैन इन द ब्लू जैकेट रोट अ लेटर। अब अगेन कि वो आदमी जो ब्लू जैकेट में, उसने खत लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेजेस उन्होंने हमें दे दिए। अब इनको देख के हमने इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं। अब फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है वेरी स्लिपरी, ठीक है। वेरी स्लिपरी की जो जहाँ आप चल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बाइस है उसका। द फ्लोर यानी कि जो फर्श है, वाज वेरी स्लिपरी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, तिलकन का बाइस यानी कि जो। और मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, तो जिसने उसके ऊपर वॉक करना मुश्किल बना दिया। टायर्ड एंड हंगरी, थक जाना और भूख लगना। आफ्टर अ लॉन्ग हाइक, हाइकिंग के बाद देवर टायर्ड एंड हंगरी, कि वो भूख होने लग गई और वो थक गए। सनी एंड ब्राइट, सनी एंड ब्राइट के ऐसा दिन जैसे चमकदार हो, सूरज जिसके अंदर चमक रहा हो, दिन भी खुला हो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, ये देखें इस तरह से, ये होता है सनी एंड ब्राइट डे। इट वॉज अ सनी एंड अ ब्राइट डे एट द बीच, के बीच के ऊपर जो दिन था वो सनी एंड ब्राइट था। अच्छा, इसकी मैंने पिक्चर लगानी थी हाइकिंग की, मेरे जहन से निकल गया। हाइकिंग ऐसे आपने देखा होगा, अक्सर वो पीछे बैग्स पहने होते हैं, हाथों में लंबी लंबी से स्टिक्स होती हैं, एक बहुत लंबी लॉन्ग वॉक होती है, इसे हम हाइकिंग कहते हैं। इक्वली हॉस्टाइल का मतलब बराबर दुश्मन। बोथ टीम्स वर इक्वली हॉस्टाइल, के दोनों टीमें जो थी वो एक दूसरे से दुश्मन हो गई ड्यूरिंग द इंटेंस मैच, जब शदीद मैच, जब एक इंटेंस मैच चल रहा था उसके दौरान। बीमिंग विद जॉय, खुशी से चमकना। व्हेन शी सॉ द सरप्राइज, के जब उसने सरप्राइज को देखा, हर फेस, उसका चेहरा, वाज बीमिंग विद जॉय, के खुशी से चमक रहा था। अनोइंगली लाउड, के एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ऊंचा होना, लाउड बहुत। द कंस्ट्रक्शन साइट नियर बाय, के जो करीबी एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जिसके ऊपर ज़ेर तामीर थी, वाज अनोइंगली लाउड ऑल द डे, के पूरा दिन वो जो थी बहुत ज़्यादा वो अनोइंगली लाउड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर था उसका। अब ये राइटिंग स्किल लगी स्टूडेंट्स द डिक्टेशन ऑफ दीज वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स बिलो। अब आपने इन वर्ड्स को जो इनकी स्पेलिंग याद करनी है और इनको अच्छे से याद करना है। देखिए सेक्रीफाइस है, कुर्बानी देना, लिटरली होता है अदबी जो लिखा हुआ हो। ट्रीमेंडस, गहरा असर। सेपरेट, अलहदा। इलेक्ट्रोक्रेट, इंतखाबात। कमेटी, रेजोल्यूशन है जो करारदाद है। इंस्पिरेशन है, ख्वाहिशात है, उम्मीदें हैं, उमंगें हैं। नाइंसेस है, नोहियात है यानी कि रिवाइवल, रिबर्थ है। फ़िलोसफी, फ़लसफ़ा। सेंटिमेंट्स, जज्बात हैं। शैटर्ड, बिखेरना। अब है प्रोसेस राइटिंग, के जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे साथ पास क्या प्रोसेस होता है। द प्रोसेस राइटिंग इन्वॉल्व्स इफेक्टिव प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड रिवीजन, कि जो हमारी एक अच्छी इफेक्टिव राइटिंग होती है उसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं कि जो हमने लिखा हुआ है। प्लानिंग में सबसे पहले आती है ये, दिस स्टेज रिक्वायर्स अ सेट ऑफ थिंकिंग, इसके अंदर हम सोचते हैं। एक्टिविटी, सरगर्मियाँ सच एज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है सोचना। अगर कोई भी आप
उसका टॉपिक है उसके बारे में आप माइंड में जो सोचते हैं वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्ट्रक्चरिंग माइंड मैप्स, फिर उनको आप माइंड में अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अच्छा इसको इस तरह से करना है, इसको यहाँ पे फिट करना है, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। फिर आप उनके पिक्चर्स वगैरह ये ग्राफिक्स इस तरह से भी उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ्री राइटिंग एंड नोट मेकिंग नोट टेकिंग, कि वहाँ पे आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं कि आपने कौन से पॉइंट को कहाँ पे ऐड करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अगेन वही, एट दिस स्टेज वी थिंक अबाउट अ टॉपिक एंड राइट डाउन ऑल द आइडियाज़। इसमें हमने जो चीज़ है जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है उससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ होते हैं हम उनको सोचते हैं एज सुन एज दे कम टू माइंड, जिस तरह से वो हमारे माइंड में आते जाते हैं। द फोकस इज़ ऑन जनरेटिंग आइडियाज़, यहाँ पे जो फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ के ऊपर होता है, नॉट ऑन ग्रामेटिकल परफेक्शन। ग्रामर के ऊपर नहीं होता कि आपने ग्रामर परफेक्ट करनी है, उसमें सिर्फ आप आइडियाज़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द टॉपिक, इट इज़ इट नेसेसरी फॉर अ लीडर टू बी एजुकेटेड, ठीक है। अब आपने कि क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी जो लीडर है वो एजुकेट होना ज़रूरी है उसका, तो अब यहाँ पे एग्जांपल दे दी उन्होंने हमें, जैसे स्ट्रक्चर माइंड मैप। अब कैसे, इन ऑर्डर टू यूज़ माइंड मैपिंग राइट द टॉपिक इन द मिडल ऑफ अ पेपर एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड इट। अब अगर आपने एक स्ट्रक्चर माइंड पे बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, उसके दरमियान में ऐसे सर्कल लगाएंगे और उसके अंदर वो टॉपिक लिखेंगे। देन ड्रॉ लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द सर्कल एंड राइट रिलेटेड आइडियाज़। अब आपने उस सर्कल में से जो लाइन लिखती हैं उनको लिख देना है और जो आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे उनको ऐसे साइड पे लिख देना है। फाइनली फाइंड आउट कनेक्शन बिटवीन द जनरेटेड आइडियाज़। अब आपने जो जो आइडियाज़ हर पॉइंट से रिलेटेड आपके माइंड में आएंगे अब आपने वो लिखने हैं। रीड द फॉलोइंग माइंड मैप एज एन एग्जांपल एंड नोट दैट द वर्ड कंप्यूटर इज इन द सेंटर एंड इट इज़ टाइप्स आर फाउंड। अब आपने जो ऐसे लिखे इसके हमने टाइप्स लिख दी, इस तरह से ये जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे लिख दी। अब रीड द माइंड मैप बिलो एंड राइट एन ऐसे ऑन कायदे। अब अगेन हमें ये वाले वर्ड्स उन्होंने हमें दे दिया और उन्होंने कहा इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अब हमने क्या बनाना है, अपना एक ऐसे कायदे के ऊपर बनाना है। अब फर्स्ट वन देखिए, मैन ऑफ हिज वर्ड, ऐसा आदमी जो अपने अल्फाज का यानी कि जो अल्फाज वो अदा करता है उनके ऊपर वो कायम रहता है। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, असूलों का आदमी। लीडरशिप क्वालिटीज़ कायदाना खसूस है जिसमें अच्छी हो, अच्छे से गाइड कर सके। डिवोशन टू हिज कॉज, अब जो उसके अंदर लगन हो कि जो उसने बात कही है जो भी है उसके ऊपर वो कायम रहे और उसके लिए अज़म रहे। स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट, इंतज़ामी मैनेजमेंट को बनाना। अ ग्रेट लॉयर, एक अच्छा वकील। डिवोटेड हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा मेहनती एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और एक इंटेलिजेंट एक ज़हीन तालिब इल्म। अब ये वाली हमारे पास उन्होंने हमें दे दिया, अब इनको लेके हमने ये बनाना है। अब इसमें जो वर्ड्स हमें उन्होंने कहे थे मैंने उनको ऐसे हाईलाइट कर दिया बोल्ड में, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बानी है कायद-ए-आज़म के, और बानी है पाकिस्तान के। वज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो अपने अल्फाज के आदमी थे। एंड स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, और अपने असूलों के। ही डिस्प्लेड लीडरशिप क्वालिटीज़, उन्होंने कायदाना खसूसियात दिखाएँ फ्रॉम एन अर्ली एज, अपनी जवानी से ही। एंड वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और वो बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे। विद एक्सपेशनल डिबेटिंग स्किल, एक्सेप्ट डिबेटिंग जो बहस करते हैं, और वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो थी वो अच्छी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। इसी वजह से तो वो जो भी लीडर्स थे, जो भी बरतानवी कांग्रेस, उनके साथ अच्छे से डिबेट की उन्होंने, और इसीलिए फिर हम पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हुआ। हिज डिवोशन, उनकी लगन एंड हार्ड वर्क और मेहनत वर एविडेंट, ठीक है, कि वो सबूत है। इन हिज रिलेंटनेस, उनकी जो मसलसल परसुएट हसूल था ऑफ क्रिएटिंग आ सेपरेट नेशन, एक अलहदा कौम बनाने का फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में। हिज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, उनकी जो इंतज़ामी हिकमत अमली थी, एंड निगोशिएशन, और जिनके मुज़ाकरात थे विद ब्रिटिश, बरतानवी और इंडियन लीडर्स, और इंडिया के लीडर्स के साथ, लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1947। तो उनके जो मुज़ाकरात थे और उनकी जो इंतज़ामी हिकमत अमली थी वो पाकिस्तान की तख्लीक की तरफ लेके गई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कमिटमेंट, उनकी जो कमिटमेंट थी, जो उनका पुरज़म था टू जस्टिस, इंसाफ के साथ, इंटीग्रिटी और शराफत के साथ, एज अ ग्रेट लॉयर, एक अच्छे वकील होने के नाते। अर्नड हिम, उनको दिलाया रिस्पेक्ट, इज़्ज़त एहतराम, बोथ लोकली, मुकामी एंड इंटरनेशनली, और आलमी सतह पर, कि जो उनका एक अज़म था कि इनकी कमिटमेंट थी कि मैं ईमानदार रहूँगा, मैं इंसाफ पसंद रहूँगा, और एक अच्छा लॉयर, एक अजीम लॉयर थे, और उन्होंने उनको इज़्ज़त जो एहतराम दिलाया वो बहुत लोकली, मुकामी सतह पर भी और आलमी सतह पर भी। इन कंक्लूजन, और कि एक जो खुलासा है वो क्या है कि कायद-ए-आज़म अनवेवरिंग, कि जो उनकी अटल मेहनत थी, लगातार मेहनत थी और कमिटमेंट थी टू हिज क्लोज, अपनी बात पर, अलॉन्ग विद हिज लीडरशिप, और उनकी कायदाना खसूसियत एंड प्रिंसिपल और असूल अप्रोच जो थी, मेक्स हिम, उन्हें बनाती है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिगर, एक बहुत अच्छा फिगर इन हिस्ट्री, तारीख में, एंड एन इंस्पिरेशन, और एक मुतासर कुन शख्सियत फॉर पीपल, लोगों के लिए, और वर्ल्ड वाइड, और दुनिया के लोगों के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।